Hello students, in this video we will talk about some very basic bond parameters. Bond parameters मतलब अभी हमने देख लिया कि कैसे बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड फिजिबल है, कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कुछ एक जरूरी टर्म्स हैं। जब हम एक बॉन्ड को समझेंगे, धीरे धीरे हम एक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं कि बॉन्ड होता क्या है, चीज क्या है, बॉन्ड किसको कहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीजें जाननी जरूरी हैं, बस वो चीजें अब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है आपको जो पता होना चाहिए, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बहुत सिंपल है, लेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो एक एटम यहाँ था, एक एटम यहाँ था, ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक एटम यहाँ पर, एक यहाँ पे, जब ये आपस में कंबाइन होंगे, मान लो एक यहाँ पे ए था और यहाँ पर बी है, तो जो बॉन्ड बनेगा, द लेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो एटम जब आपस में जुड़े, एक एटम ये था और इसकी ये न्यूक्लियस थी और वो उससे जुड़ गया, दूसरा एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस है, तो इनकी न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम टर्म है, क्योंकि ये जैसे एवरेज लेते हैं ना, मीन लेते हैं हम, तो ये इसी तरह से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मीन्स ये कभी कम कभी ज्यादा हो जाती है। तो अगर वो डिसलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन भी एक क्लाउड है आपने देखा, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम टर्म इस्तेमाल की गई है। तो दो 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 बॉन्डेड एटम हैं, उनके बीच की ये एक एटम हो गया, इसका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को आप N1 कह सकते हो, ये न्यूक्लियस हो गया N2, इसका न्यूक्लियस N2 है। तो इनके बीच की जो लेंथ है, अगर ये एक जैसे एटम है तो दोनों की बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर दिखाया गया है आर ए और आर बी छोटे बड़े हैं, ये इसकी हो गई। तो सिंपल टर्म है, दो एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं तो इसकी न्यूक्लियस से इन दोनों की न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो इनकी कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, लेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ इसी है। उसके बाद एक रेडियस भी एक चीज होगी आपकी, रेडियस। रेडियस तो वैसे हम स्फीयर की समझते हैं, अगर कोई स्फीयर है तो उसके सेंटर से उसके बाहर तक की जो दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। एटम के केस में रेडियस क्या होगी, नॉर्मल एटम है तो ठीक है, उसकी रेडियस हम मान सकते हैं उसकी न्यूक्लियस से उसके बिल्कुल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक। लेकिन जब बॉन्डेड स्टेट में होता है, तो बॉन्डेड स्टेट में अलग अलग तरह की रेडियस हो सकती है। मैं आपको इस एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे ये दो एटम थे, अगर तो कोई एटम अकेला होता तो इस तरह से न्यूक्लियस होती, लेकिन ये एटम यहाँ पर क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड बना ले। कोवलेंट बॉन्ड में पता है आपको, ये थोड़ा सा ये होता है और थोड़ा सा इसमें ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी शेयरिंग होती है। तो ये कोवलेंट जो नॉर्मल रेडियस के मुकाबले, अब ये तो इन इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय 2, यानी ये रेडियस अब निकालेंगे हम। तो कोवलेंट बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेट एज द रेडियस ऑफ एटम्स कोर विद द कोर ऑफ द एडजेसेंट एटम इन द बॉन्डेड सिचुएशन। तो यहां पर आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये इसकी रेडियस है, इसके डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस डिस्टेंस का, सेंटर के डिस्टेंस का इसका हाफ, ये इसकी कोवलेंट रेडियस। तो अगर ये एटम की नॉर्मल रेडियस और कोवलेंट रेडियस देखें तो कोवलेंट रेडियस हमेशा छोटी होगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाला पोर्शन आ गया। इस तरह से इसमें वैंडरवाल फोर्सेस, यानी ये जो दो एटम है ये वैंडरवाल फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वैंडरवाल फोर्सेस थे, तो यहाँ पर वैंडरवाल फोर्सेस से है, तो इन दोनों के एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट विल बी कॉल्ड द वैंडरवाल रेडियस। तो नाम का अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। अगर बॉन्डिंग का टाइप जो है वो वैंडरवाल है फोर्सेस के बीच में, तो रेडियस वो कहलाएगी। और द वैंडरवाल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन द मोनो बॉन्डेड सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम से देखिए, ये वैंडरवाल वाला है, ये ओवरलैपिंग वाला है। तो मेन चीज क्या है हमारे लिए, पहली चीज बॉन्ड लेंथ, तो लेंथ ऑफ द बॉन्ड है। यहाँ पर आपको कुछ बॉन्ड लेंथ दिखाई गई है, यानी अब दो एटम जो जुड़े उनके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो उसकी बॉन्ड लेंथ है कि बॉन्ड कितना लंबा है, सिंपल। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो जुड़े तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो
96 पिकोमीटर है। पिकोमीटर आई होप कि आपको पता होगा 10 टू द पावर -12 मीटर का होता है CH। यहाँ पर आप एक ही चीज देखें, एक तो CH के इस बॉन्ड को देखें और इसकी बॉन्ड लेंथ है 107 पिकोमीटर। एक कार्बन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, तो आप अगर कार्बन हाइड्रोजन का है डबल बॉन्ड तो वो आपको नहीं दिखाया गया है, तो इसको देखो आप। दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 133, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120। बस ये तीन चीजें देखो आप, इससे आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन और कार्बन एक दूसरे को इतना इतना जोर से बॉन्डेड नहीं है, इतना अट्रैक्ट नहीं करते। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो ये ज्यादा क्लोज आ जाता है और इसकी लेंथ छोटी पड़ जाती है। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये लेंथ और छोटी हो जाती है। यानी बॉन्ड लेंथ के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी एक पैरामीटर दैट इज बॉन्ड एंगल, ये भी सिंपल है, एंगल बिटवीन द बॉन्ड। तो मान लो कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये ऑर्बिटल होते हैं, हमें पता है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एक ऑर्बिटल जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑर्बिटल है ये, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल है। इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ बताई गई थी, ये मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ आपको बता दी गई है। तो अब आप इसको बॉन्ड एंगल को देख सकते हैं, यहाँ पे 104.5 डिग्री। जैसे नॉर्मल एक एंगल का हम वो देखते हैं कि इसका मेजर हम डिग्री में करते हैं, तो ये 104 डिग्री का एक एंगल है। उसके बाद है बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी इज सिंपली एनर्जी। तो एंथैल्पी क्या आपकी एनर्जी होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, अभी हमने आयनिक बॉन्ड में भी देखी थी, लैटिस एंथैल्पी का हमने आपको जिक्र किया था। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये उस चीज का मेजर है। तो इसको मापते कैसे कि अगर बॉन्ड तोड़ने में जितनी ताकत लगेगी दैट विल बी कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी। ये डेफिनेशन आप ऐसे कैसे याद करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन ए गैसियस स्टेट। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही लिखनी है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मोटे तौर पर इसको समझ सकते हो कि अगर मान लो एक है एटम ए और एक है बी, उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ने में कितना कितना जोर लगेगा, तो वो उतनी ही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है हाइड्रोजन का एटम हमेशा H2 के रूप में रहता है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी होगी दैट इज 435 किलो जूल पर मोल। यूनिट भी अपने आप आ गई, क्योंकि एक मोल ऑफ द बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, 435 किलो जूल, ये काफी अच्छी एनर्जी है, इसका मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, ये एनर्जी और ज्यादा लगेगी 498। नाइट्रोजन के में 3 बॉन्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी। तो आप इसको अगेन ये देख सकते हो, ए और बी के पास अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो एंथैल्पी ज्यादा होगी और लेंथ कम होगी। और जैसे जैसे मान लो हम स्ट्रेंथ का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो उतनी ही लेंथ छोटी होती रहेगी और उसकी एंथैल्पी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से क्लियर है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक पैरामीटर है। बॉन्ड लेंथ का हमें बता दिया, ये रेडियस भी आप देख सकते हो अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज और मीन, एवरेज का कहां से कॉन्सेप्ट आया, वैसे तो बॉन्ड एंथैल्पी है, लेकिन एवरेज का मतलब क्या है कि यहां पर जैसे H2O में से एक बॉन्ड टूटा, उसकी अलग है और इसकी अलग है, तो इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं, दैट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। H2O में से पहला हाइड्रोजन अलग हुआ तो अलग एनर्जी की जरूरत पड़ी, इसमें अलग की, तो दोनों अलग है तो इनकी एवरेज दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इस वीडियो में अभी इतना ही, यहाँ तक आप इन पैरामीटर्स को समझें, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।